आते हैं तब ताजा भी खाने के लिए मैं कह देती हूँ। मुनक्का 8 नग बीज निकाल कर। सेंधा नमक जो सामान्य रूप से भोजन बनता है उसमें सामान्य नमक का प्रयोग न करे और सेंधा नमक का प्रयोग में लेवे। कमल ककड़ी है ना, जो कमल ककड़ी बहुत सारी जगह पे मिल जाती है, जहां नहीं मिलती है तो फिर रहने भी देते हैं। बाकी कमल ककड़ी को नित्य सेवनीय नहीं बताया है, तो जहां मिल जाती है वहां हम कमल ककड़ी का सूप या सब्जी, और पेशेंट बहुत चाव से खाते हैं तो बताते हैं। पेशेंट को अगर ऐसे लगता है कि नहीं ये तो मुझे ठीक नहीं लगता, मैंने कभी खाई नहीं, या उसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसको हम डिलीट भी करते हैं। तो ये चरक संहिता सूत्र स्थान के अनुसार जो नित्य सेवनीय नहीं है, इसलिए वीकली ट्वाइस ओनली, है ना। नेक्स्ट बीबीटी चार्टिंग बताते हैं। सौमनस्य गर्भधारणा नाम और विषादो रोग वर्धना नाम, ये 2 सूत्र के ऊपर काम करते हैं। और अंतिम है निदान परिवर्जन और प्रकृति विघात, है ना। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोटोकॉल मैंने बना रखा है कि जिसके माध्यम से बहुत सारा बढ़िया तरीके से ये हमें रिजल्ट मिलने में बड़ी मदद मिल जाती है। तो इसके अनुसार हम अगर एक पहला अगर लेते हैं पॉइंट, है ना, तो वो है रजस्वलाचर्या। तो रजस्वलाचर्या क्या है? रजस्वलाचर्या वो है कि जैसे ड्यूरिंग द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो किस प्रकार का रेजिम, यानी फूड रेजिम, विहार रेजिम एंड द मानसिक भाव रेजिम, इसका वहां उल्लेख किया गया है। आप सभी चिकित्सक है, आप सभी जानते ही हैं कि वहां बहुत सारी बातें बताई है कि जैसे अंजन नहीं करना, स्नान नहीं करना, उसमें दौड़ नहीं लगाना, जोर से नहीं बोलना, ऐसे बहुत सारी चीज है। तो वो विहारजन्य भाव है। तो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उस विहारजन्य भाव को नहीं लिया है। यहाँ हम सिर्फ फूड रेजिम, ये आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसको इंक्लूड करते हैं, और उससे भी हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ हमें क्या करना चाहिए, तो ये आहार व्यवस्था में जो बताया है कि हविष्य भोजिनी, हविष्य, है ना, हविष्य इसे कहते हैं कि जो यज्ञ में हम आहुति देते हैं, ओम स्वाहा ऐसे करके जो आहुति देते हैं, जिसको हम समीधा बोलते हैं, ये समीधा हविष्य कहलाता है। तो यहाँ जो जठराग्नि रूपी यज्ञ की अग्नि के समान जो एक पवित्र अग्नि है, उसमें हम क्या समीधा देंगे, है ना। तो इसके लिए आचार्य चरक ने तो कुछ नहीं बताया, मगर सुश्रुत जी ये बता रहे हैं। तो डलन की टीका के अनुसार सघृत साल्योदनादि, घी के साथ साली चावल, और क्षीर संस्कृतम यवान्नम, क्षीर से संस्कृत बार्ली, जौ, इस तरीके से 2 चीज बताई है। तो यहाँ हम पेशेंट्स को जब ये चीज बताते हैं तो उसके अनुसार हम एक रिदम से बताते हैं। जैसे मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये रहा कि जब हम पेशेंट को कहते हैं तब ये बताती हूँ कि भाई सामान्य अन्नपान को छोड़कर ये लेना है, क्योंकि बहुत बार जब शुरुआत में जब बताए तो वो पूरा भोजन ले लेती है, जो सामान्य रूप से जो घर में जो बनता है, सब्जी रोटी दाल चावल, है ना, जो सामान्य भोजन भारत में रहता है, वो सब कुछ खाने के बाद एक कटोरा भर के खीर खा लेगी या घी बुरा चावल खा लेगी। तो उसको सबसे पहले जब बोलते समय कि भाई आयुर्वेद में अलग से इस प्रकार से रजस्वलाचर्या बताई है, और उस रजस्वलाचर्या में ये है कि सामान्य खान पान को छोड़कर हम जो अभी बता रहे हैं वो खाना है, क्योंकि सामान्य अन्नपान जब नहीं खान पान बोला गया तो गलती होने की संभावना रहती है। तो हमें उस चीज का एक ध्यान रखना है, और उसके बाद हमें उसको एक स्पीड से बोलना है, वरना पेशेंट को, है ना, थोड़ी सी मैंने ये देखा कि स्ट्रेस आता है ना, जब उसको बोला कि सघृत साली चावल और क्षीर संस्कृत यवान्न, बस इतना ही खाना है, इस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ हम थोड़ा टेक्निक से बोलते हैं, है ना, तो और थोड़ा स्पीड से बोलते हैं, तो पेशेंट की बुद्धिमत्ता उसको कैच ही इस तरीके से करती है कि आई हैव सो मेनी ऑप्शंस टू टेक द फूड ड्यूरिंग दैट 3 days, है ना। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको अलग से फूड रेजिम करना है, वो हाँ बोलती है, लगभग हाँ ही मुझे मिला 22 साल में। तो जैसे ही वो हाँ बोलती है तब कि सामान्य अन्नपान को छोड़कर जब से तुम्हारी मेंसेस आई, कि जैसे सुबह नाश्ता कर लिया था, दोपहर को 12 बजे स्पॉटिंग हुई, फर्स्ट स्पॉटिंग, मानी टुडे इज द फर्स्ट डे, है ना, तो तुरंत ही वो सामान्य दूसरा खाना छोड़कर घी बुरा चावल, दूध चावल, चावल की खीर, जौ के दलिये की खीर, जौ की रोटी, दूध में घी लगाकर, अथवा तो मीठे दूध से, फीके दूध से, तो आप देखिए 5-7 चीज फटाफट बोल दी ना, तो वो कभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता,
कभी भी। तो इस तरीके से आपको उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए कि भाई एक स्पीड से बोलना है। तो कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि अच्छा इसके सिवाय मैं नमकीन चावल ले सकती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, नमकीन चावल नहीं, आयुर्वेद में नहीं बताए हैं। अगर इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज तो आप अपनी ओर से कर सकते हैं, मगर ऐसे नहीं कि भाई हम बता रहे हैं इस चीज को, है ना। तो इस तरीके से यहाँ हमें उसको बताना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स निकाल दीजिए, नेक्स्ट और नेक्स्ट। मैं आप सबको एक पीपीटी भी मैं डॉक्टर स्मिता जी को भेज दूंगी, तो आप उनके पास से लेके उसको भी देख सकते हैं। तो अभी नहीं भी लिखेंगे तो आप चलेगा, है ना। मैं ये आपको उनको ईमेल कर दूंगी, वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, 1 प्रीवियस 1, हाँ 1 to प्रीवियस, ये थोड़ा आगे चले गए, काफी आगे चले गए। प्रीवियस 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 4-5 प्रीवियस कर दीजिए। हाँ जी 4-5, हाँ जी, हाँ जी, बस बस बस, है ना, बस बस। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था भविष्य, फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड। हेलो, हाँ जी, वन अगेन फॉरवर्ड, है ना। जो मैंने आपको बताया, हविष्य सघृत शाल्योदनादि क्षीर संस्कृतम यवान्नम, है ना। तो ये पहले से लेके तीसरे दिन। नेक्स्ट स्लाइड, है ना। ये जो मैंने बताया आपको अभी कि भाई थोड़ा सा स्पीड से बोलना है, जो बोलना है वो मैंने लिख भी दिया है ना। और इसमें कुछ पेशेंट्स पूछते हैं तो उसको ये बताना है कि मीठे फल ले सकते हैं। अष्टांग संग्रहकार ने स्पष्ट रूप से उसमें वृद्ध वाग्भट ने लिखा है कि तीक्ष्ण उष्ण अम्ल लवणानि वर्जयेत, है ना। तो इस तरीके से यहाँ उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल और लवण को वर्जन करना है। तो इसलिए मीठे फल खा सकते हैं। तो मीठे फल के लिए आप जैसे जो फल दूध में डालने से दूध फट ना जाए तो वो मीठा फल है, ऐसा कह के यहाँ उसे चीकू, सेब, है ना, बनाना, इस तरीके से जो भी मीठे फल अपने अपने एरिया में मिलते हैं उसके अनुसार उसका वहां ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे यहाँ रक्तशाली है ना, तो जो हमारे पास रक्तशाली, जौ, घी और दूध, है ना, 4 चीज है। मिश्री, धागा मिश्री मैंने फूड को पैलेटेबल बनाने के लिए यूज की है, बाकी बहुत सारे पेशेंट बिना धागा मिश्री भी खा लेते हैं। और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो रजस्वलाचर्या में हमें चावल नहीं बताने हैं, चावल के बदले सिर्फ हमें वहां बार्ली, जौ ही बताइए, तो उससे बहुत अच्छा रहता है ना। तो जैसे रक्तशाली, देखिए यहाँ जैसे बताया हुआ है कि चावल में श्रेष्ठ है ना। रक्तशाली आराम से यहाँ जैसे 70 से 80 रुपये किलो मिल जाते हैं। तो आप शुरुआत में हमें जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को पॉपुलर बनाना है, इसलिए हम अगर आप जहां जहां रहते हैं वहां किस दुकान पे मिलते हैं, है ना, इस यहाँ तक की भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जयपुर में देती हूँ कि मेरे पेशेंट्स को इस गली में, इस दुकान में, इस नंबर की दुकान पे दिए कि किसी से भी लीजिए, और तो इस हिसाब से हम इसको इजीली अवेलेबल करवा देंगे और उनको अच्छा भी रहेगा। और दूसरी जो भोज्य पदार्थ है वो जौ है, बार्ली है। तो बार्ली में यहाँ जैसे रुक्ष शीत बताया है, तो जैसे रुक्षता है इसीलिए क्षीर संस्कृतम यवान्नम ऐसे बताया। क्षीर मानी दूध में पकाया हुआ, तो दूध में रही हुई स्निग्धता इस रुक्षता को डिलीट कर देती है, यानी अपान वायु का पूर्णतः अनुलोमन रहता है। तो इस वजह से यहाँ बार्ली बताई है। और जहां भी पेशेंट ऐसे कहती है कि भाई हम जॉइंट फैमिली में है, नॉट एबल टू डू द खीर प्रिपरेशन, है ना, तो फिर वहां इसलिए ऐसा बताते हैं कि चलो भाई ऐसा है ना कि भाई भागते चोर की तो लंगोटी सही, जो जितना हो जाए, 100% नहीं तो 70, 80, 90% जो भी हमें फायदा मिलता है उतना ही ले ले। तो इसलिए फिर जौ के आटे की रोटी अच्छी तरह से घी लगाकर दूध के साथ खाई जा सकती है। ऐसा एक मॉडिफिकेशन बताते हैं, जबकि वो आचार्यों ने बताया नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ हम जौ का उपयोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जौ स्थौल्य में भी बहुत अच्छे हैं, जौ कार्श्य में भी अच्छे हैं। चरक संहिता सूत्र स्थान के अनुसार जौ नित्य सेवनीय है, और नित्य सेवनीय लिखते हुए चरक बता रहे हैं कि ये जौ स्वस्थस्य ऊर्जस्करम है, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करता है ना, और रोगों को होने नहीं देता। तो इस हिसाब से जौ
नित्य सेवनीय द्रव्य है, और यहाँ हमें रजस्वलाचर्या में उसका उपयोग जब आचार्यों ने इंडिकेट किया है तो हमें बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ रजस्वलाचर्या बताते हुए जौ को बताना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, है ना। जैसे यहाँ षष्टिशाली के लिए वीएन के उषा मैडम की एक बुक में से मुझे रेफरेंस मिला था कि जिसमें षष्टिशाली के लिए ये बताया गया है कि षष्टिशाली कंटेन्स द सम अमाउंट ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड विच इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द यूट्रस, है ना, कि वो उसमें ब्लड फ्लो यूट्रस का बढ़ाता है। तो यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है कि अच्छा फिर तो कंजेशन वहां हो जाएगी ज्यादा तो फिर और कुछ चीज हो जाएगी और अस्रिक्तर के तरफ पेशेंट चला जाएगा, और ऐसा नहीं है। जो भी वहां पॉजिटिविटी होती है वो बहुत अच्छी तरह से निर्माण होती है। और मैंने ये देखा कि अगर अस्रिक्तर का पेशेंट है तो इसमें अगर हम रजस्वलाचर्या करवाते हैं तो विदाउट गिविंग एनी अदर मेडिसिन, है ना, उसमें कम से कम 2 पैड्स प्रतिदिन का फर्क आता है अगर अस्रिक्तर है तो। मगर अगर अस्रिक्तर नहीं है तो उसमें अमाउंट कम नहीं होती है। देखिए यही खूबसूरती है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, कि जहां हमें जैसे गर्भिणी परिचर्या बिल्कुल वेल पॉपुलर है कि गर्भिणी को ये खाना चाहिए नहीं कर। सूतिका परिचर्या आज भी बहुत अच्छी तरह से पॉपुलर है कि अनेक जगह पे सूतिका को कास्ट के अनुसार, प्रदेश के अनुसार उसमें वही खाना 20-25 दिन दिया जाता है, कहीं 15 दिन दिया जाता है, कहीं 45 दिन दिया जाता है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं रजस्वलाचर्या हमसे छूटी है और इसका हमें यहाँ उपयोग करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। ये वीएन के उषा मैडम की बुक है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, है ना, उसमें आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा और वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं, चौखंबा से प्रकाशित है। घृत, दूसरा सघृत शाल्योदनादि, घी के साथ है। तो घी में आप देख सकते हैं कि स्मृति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, वो सबके लिए बहुत अच्छा बताया है। तो यहाँ सर्व स्नेहों में सबसे उत्तम है और घी के साथ में उपयोग करने से क्या काम नहीं हो सकता, ऐसा बताया गया कि सहस्त्र वीर्य विधि कृतम कर्म सहस्त्र कृत, हजारों कर्म हम घी के साथ उपयोग में करके उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसमें घी का उपयोग बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जैसे अगर मॉडर्न साइड से देखते हैं तो घी इज द रिच इन द विटामिन ए एंड ई, इट इज ऑल्सो रिच इन द कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, it has an antioxidants with antiviral properties. It is also rich in the medium chain fatty acids which are absorbed directly into liver and burnt as energy. Butyric acids, it supports the production of the killer T cells in the gut, thus helps in healthy immune system. इसका मैं रिजल्ट क्लिनिकली बताऊं तो ये चीज जब हमारे पास पेशेंट आती है, चाहे वो इनफर्टिलिटी के लिए है या इनफर्टिलिटी के बिना, जैसे पीआईडी है, देयर इज अ रिकरेंस ऑफ द पीआईडी रिपीटेडली, है ना, या फिर वेजाइनल इन्फेक्शंस है और या फिर पीसीओडी के लिए है। ऐसे कहीं भी पेशेंट अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ में है, यानी 13-14 साल से लेके जब तक 45 इयर्स के आसपास तक मेंसेस आती है और मेनोपॉज एस्टेब्लिश होती है, तब तक कोई भी वुमन है और उसको कोई भी ऐसी रोग बार बार होता है रिपीटेडली, 2-4 साल से अनेक डॉक्टरों को दिखाया, उनको रजस्वलाचर्या पे डाल दीजिए आपकी मेडिसिन के साथ, तो आपको उसका रिकरेंस बंद मिलेगा, है ना। बाद में उसको वही, क्योंकि वो इम्यून सेल्स को, इम्यूनिटी को इतना साउंड कर देती है, तो अगेन उसको वही विशियस साइकिल में फंसना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम यहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और नो डाउट हम सभी जानते ही हैं कि एक्सटर्नल ब्लड फ्लो और ओवम, ये 2 चीज है जो महिलाओं में वंध्यत्व के लिए हम बहुत अच्छी तरह से उसकी शुद्धता को कंसीडर करके अगर हम उसकी क्षेत्र निर्माण के बाद अगर हम कंसेप्शन के लिए जाते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते ही हैं, क्योंकि हम सब जानते ही है कि खेत में जितना अच्छा बीज बोएंगे उतनी अच्छी फसल होती है। तो इस तरीके से ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वकम ऐसा करके बताया है, हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ रजस्वलाचर्या के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अंतः पुष्प मानी ओवम की प्योरिटी की बात कर रहे हैं और वो हमें चिकित्सा के फल के रूप में मिलती ही है। नेक्स्ट स्लाइड।
इसी तरीके से घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है विच इज रिक्वायर्ड इन द ब्रेन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये भी आगे ऊपर जब बच्चे की डेवलपमेंट की बात है तो वहां भी वो बच्चा, जैसे चरक संहिता शारीरस्थान 8 में लिख रखा है कि ज्ञाति नाम अपि श्रेष्ठम अपत्यम जनयति, है ना, सेम उसी तरीके से उसी का एक सब पॉइंट्स है कि वो वहां भी काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। दुग्धम, दुग्ध का आप सबको पता है कि जीवनीय चीजों में सबसे ज्यादा उत्तम है। यहाँ दुग्ध से गाय का दूध लेना चाहिए। तो अगर देसी गाय का दूध आप जहां रहते हैं या पेशेंट जहां रहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तदेव गुण एव ओजः, ओज के समान गुण है और ये देखा गया है कि भाई गाय के दूध में बहुत अच्छा है। बहुत सारी जगह कई बार पेशेंट कहते हैं कि गाय का दूध नहीं है, तो फिर मैं ये बात बताती हूँ कि अपना जैसे जयपुर में सरस डेयरी गवर्नमेंट की डेयरी है, तो सरस डेयरी का दूध लो, मगर मन में गौ मैया की जय एक बार जरूर बोलो, है ना। तो जिस तरीके से, है ना, मानसिक कूल रहे और साथ में जो भी दुग्ध की अवेलेबिलिटी है ना, उसके साथ हम उसका फिर आगे भी एक जौ के सत्तू का रेजिम आएगा उसमें या रजत सलाचर्या में, दोनों में उस दूध का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जहां भी क्षीर या कोई भी द्रव्य वृष्य और रसायन बताया है उसका प्रयोग बहुत ही बढ़िया रहता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ चाहे घृत देख लीजिए, दुग्ध देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं वृष्य और रसायन का काम करता है, तो वो हमारी बहुत सारी मैनेजमेंट को ओके कर देता है। नेक्स्ट रेजिम जैसे मैंने आपको बताया था वो है जौ का सत्तू, है ना। तो जौ के सत्तू के साथ चरक संहिता शारीरस्थान 8 में 9वां श्लोक है ये, आप उसको मुख्य श्लोक भी पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, कि जिसमें लिखा है कि शहद और घृत असमान मात्रा में मिलाकर दूध में घोलकर आलोडित करके प्रातः काल में जौ का सत्तू, है ना, पीना चाहिए। यानी मंथ अवदात यवानाम ऐसे करके लिखा है कि जौ के सत्तू को, राजस्थान में घर में मैक्सिमम घर में जौ का सत्तू मिल जाता है। यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। इसका भी रेफरेंस आप देखिए, आनंद आपको आएगा कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30 में उत्तर पश्चिमांचल में सत्तू कल्पना धातु साम्य करती है ना, ये चीज लिख रखी है। और आप देखिए कि इतना समय बीत गया तो भी आज के समय में भी राजस्थान में सत्तू बहुलतया से उपयोग में आता है। तो इस तरीके से यहाँ आप देखिए कि हमें आयुर्वेद के माध्यम से जन जन तक चरक सुश्रुत ने इतना बढ़िया पहुंचाया है कि आज भी वो रेजिम परंपरा फॉलो हो रही है ना। नो डाउट उसमें थोड़ा सा फर्क आया है कि घी और शहद नहीं मिलाते हैं, है ना, तो अभी हमें वो फिर से शुरू करवाना है। और ये कहाँ लिख रखा है? जाति सूत्री अध्याय में लिख रखा है कि जहां श्रेष्ठिम प्रजाम इच्छतो एतो स्त्री पुरुषो ऐसे करके वर्णन किया है। इसका मतलब ये है कि श्रेष्ठ संतान चाहने वाले स्त्री पुरुष को इस रेजिम का पालन करना चाहिए और उसके तहत ये एक प्रोटोकॉल है। तो हमने उसी का उपयोग किया और इसका उपयोग करने का आइडिया इस तरीके से आया क्योंकि इसी के आगे श्लोक में लिखा है गर्भम अभिनिवर्तन्ते एकांतेन। एकांतेन शब्द का अर्थ ये होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो आप देखिए कि अगर कोई ऐसा ये रेजिम है और चरक जी खुद बता रहे हैं शारीरस्थान में कि इस रेजिम से निश्चित रूप से गर्भ की प्राप्ति होती है, इसका मतलब ये है कि इट इज ऑल्सो वर्क इन द इनफर्टिलिटी, है ना। जैसे आप वंध्यत्व में ये दे ऐसा रेफरेंस नहीं है, मगर कैसा रेफरेंस है? गर्भम एकांतेन अभिनिवर्त्यते। तो इट मीन के निश्चित रूप से गर्भ की प्राप्ति होती है। तो किस में चाहिए भाई? वंध्यत्व में चाहिए। तो इसलिए हमने इसका एक इनडायरेक्ट सा मीनिंग के अंदर लिखी हुई बात को डायरेक्ट वंध्यत्व में उपयोग में लेके देखा और इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमें मिलता है। इसीलिए सप्ताह हम पानाय प्रयच्छेद 7 दिन तक दे, यानी 1 से 3 दिन रजस्वलाचर्या करी है, चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक यहाँ जौ का सत्तू पिलाने की बात कही है। तो प्रातः काल 1 बार दिया है, सायंकाल इसलिए नहीं दिया क्योंकि अष्टांग संग्रहकार ने सायंकाल सत्तू खाने से, सत्तू देने से मना किया हुआ है, इसलिए उसको हमने यहाँ नहीं दिया है। तो 1 बार सुबह सुबह हम उसको दे देते हैं और उससे हमें धातु साम्य करने में बहुत अच्छा एक बैलेंसिंग करने में मदद मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके सारों के हमने वो मीनिंग देख ही लिए थे, तो इस हिसाब से हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो श्रृंगाटक, है ना। श्रृंगाटक यानी सिंगाड़े का हलवा अथवा तो फ्रूट जिस सीजन में बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं तो
से 200 ग्राम तक सिंगाड़े मैं पेशेंट्स को खाने के लिए कहती हूँ। तो जैसे श्रृंगाटकम, हिमम स्वादु, पुरुवृष्यम, कषायकम, ग्राही, ऐसे बहुत सारे अच्छे गुणों से उसको यहाँ वर्णन किया गया है कि इस तरीके से श्रृंगाटक में बहुत ज्यादा मल्टी न्यूट्रिएंट्स है। अगर मॉडर्न के अनुसार भी देखें तो उसमें फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारी ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये सारा मिलके बहुत अच्छी तरह से अंदर से एक मैकेनिज्म को पॉजिटिव बनाने की प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ इसको ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसका बहुत अच्छा उपयोग एक एबॉर्शन में रहता है। इफ देयर इज ए वन एपिसोड ऑफ एबॉर्शन या फिर रिकरेंट एबॉर्शन है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है, तो वहां भी श्रृंगाटक को एबॉर्शन में, हेवी ब्लीडिंग में बहुत ही बढ़िया बताया है। अगर अतिरिक्त दर की पेशेंट है तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप नेट पे इसके ऊपर सर्च करेंगे तो श्रृंगाटक को बहुत अच्छी तरह बताया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी चेंजेस को खत्म करता है और जनरल डेबिलिटी, फटिंग, इन सारी चीजों को करेक्ट करता है। तो इस तरीके से श्रृंगाटक का हलवा और हमारी जो गर्भस्रावपात की मासानुमासिक परिचर्या है वहां भी बहुत सारे आचार्यों ने इसको बताया हुआ है। तो दिस इज द मेन रीजन। और दूसरा कि जब उसके फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, है ना, तब तो हमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग करना चाहिए कि पेशेंट्स को एक तो बहुत कम पैसों में मिल जाता है और कई बार बहुत सारे पेशेंट इसको चाव से खा भी लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ श्रृंगाटक का, सिंगाड़े के आटे का हलवा अथवा तो श्रृंगाटक फ्रेश फ्रूट मिलता है उसका उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक का उपयोग है कि भाई हमें सामान्य रूप से जीवन यापन में, जैसे पूरे महीने में जो हम भोजन व्यवस्था करते हैं उसमें सामान्य नमक को न लगा के, है ना, क्योंकि ये त्रिदोषग्नम है और लवणोमय उत्तमम है और उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे अच्छे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के साथ बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ हम खुद भी सेंधा लवण खाए, है ना, फिर हम क्यों अच्छी चीजों से वंचित रह जाए। तो मैं सोचती हूँ कि भाई चिकित्सक बढ़िया होगा, हम कूल एंड काम होंगे तो और अच्छी चिकित्सा कर पाएंगे। रोचनम, दीपनम, है ना, चक्षुष्य, दूसरे नमक चक्षुष्य नहीं है, देखिए, है ना, ये चक्षुष्य है। तो हमें इन चीजों का उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी करना चाहिए और पेशेंट्स के लिए भी इसी का ऑल ओवर उपयोग बताना चाहिए। बस ये सेंधा नमक का उपयोग रजस्वलाचर्या के 3 दिन में नहीं है, है ना, रेस्ट ऑफ डेज में है। ऐसा यहाँ एक मैसेज क्लियर कट देना चाहिए कि वो, वरना पेशेंट बहुत सारे, है ना, नमकीन चावल के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, है ना, घी में छोंक लगा के नमकीन चावल खा लेंगे। तो वो नहीं है, वहां चौथे दिन से लेके 30th या 20th डे तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मुनक्का। मुनक्का इज ए दी बेस्ट फ्रूट ऑफ द ऑल फ्रूट्स, है ना। चरक संहिता सूत्र 25 में हम जानते ही हैं। आपको पता है मुनक्का में इतने ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना। अब सीधा सीधा तो इनफर्टिलिटी में बताया नहीं है, मगर मुनक्का में जब इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे और फ्रूट में दी बेस्ट देखा तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं जब राजस्थान में आई, जयपुर में, गुजरात से, तो मैंने देखा कि जैसे चीकू की रेडी होती है, सेब की रेडी होती है, तो यहाँ पता है मुनक्का की भी रेडी होती है। मुनक्का का पूरा ढेर लगा के, है ना, बिकती है। तो मुझे तो शुरुआत में पता नहीं चला कि, क्योंकि अपने गुजरात में तो कभी देखा नहीं है मुनक्का की ढेरी लगी हुई और ऐसे यूं बिक रही है। तो यहाँ राजस्थान में मुनक्का बहुत ज्यादा पॉपुलर है और फलों में दी बेस्ट है ही। तो फिर इसका भी उपयोग हमने इनफर्टिलिटी के लिए करना शुरू किया। 8 मुनक्का इसलिए रखी है कि इति स्म भगवान आत्रेय, चरक संहिता सूत्र स्थान, पहला अध्याय, पहला श्लोक, 8 शब्द है उसमें। और 8 को आयुर्वेद में बड़ा शगुन वाला, श्रेष्ठ, उत्तम माना है ना, इसलिए 8 बताए हैं। तो बाकी 8 का कोई ऐसा विशेष वो नहीं है। आयुर्वेद के लिए 8 शब्द, अष्ट संख्या बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए मुनक्का, ब्रिंगणी, वृष्या, मधुरा, स्निग्ध, शीतला, है ना, और बहुत सारे उसमें फ्लेवोनॉइड्स है जो कैंसर कॉलन के ऊपर आपको बहुत सारी रिसर्च मिल जाएगी कि ट्यूमर को कम करते हैं, कैंसर कॉलन को कम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स को, मल्टी फाइटो न्यूट्रिएंट्स को हम पॉजिटिवली उपयोग कर सकते हैं और पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स के भी बहुत सारे लाभों से लाभान्वित कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमने, है ना, मुनक्का का भी उपयोग किया है और खासकर ये रस धातु का उचित निर्माण करती है।
और इसीलिए फलों में श्रेष्ठ बताई है। जब रस धातु बहुत उचित निर्माण होगी तो आप देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि रस से ही तो उपधातु आर्तव निर्माण होती है, और आर्तव जब रस बढ़िया बनेगा तो धातु से ही तो उपधातु का पोषण होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ बेस्ट क्वालिटी की उपधातु बनाने के लिए यहाँ क्वालिटी वाली अच्छी रस धातु का निर्माण भी जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इनफर्टिलिटी के करेक्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए मुनक्का में 8 मात्रा में बीज निकाल कर, है ना, बीज को हटाकर फिर हम बताते हैं। नेक्स्ट लाइन, है ना। इसी तरीके से सुश्रुत में भी देखिए, उसको बहुत बढ़िया बताया, रक्त पित्त ज्वर श्वास तृष्णा दाह, है ना। तो इस तरीके से भाव प्रकाश में भी बहुत बढ़िया बताई है। तो इस तरीके से हम यहाँ मुनक्का का, मैं चाहूंगी कि आप उन सभी उसमें कम से कम इनफर्टिलिटी वाले केसेस में इनका उपयोग हमें बताना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, है ना। यही मुनक्का की जो मैंने बताया कि इट हैज क्वालिटी टू फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, है ना। इट हैज क्वालिटी टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, इट विल प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो आप देखिए कि ऑल ओवर वो बहुत सारी जगह पे काम करती है। इट इज ए रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल और वो मिल जाएंगे कि जिसके माध्यम से हम और कॉन्फिडेंट होकर मुनक्का का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, है ना। कमल ककड़ी, जो कमल ककड़ी जो डंडी वाली आती है भिंडी की तरह, उसमें थोड़े थोड़े छेद रहते हैं, है ना, आर पार, आप सभी जानते ही हैं। तो उसको भी चरक संहिता सूत्र स्थान 25 में, है ना, सांग्राहिक रक्तपित्त प्रशमना नाम ऐसे करके बताया है। तो इनको कमल ककड़ी को गर्भस्रावपात की परिचर्या में भी, उसमें भी औषधि के रूप में भी बताया है। तो यहाँ हम इसीलिए, और दूसरा कि चरक संहिता सूत्र स्थान में इसको नित्य सेवनीय नहीं बताया, दही उड़द कमल ककड़ी, है ना, ऐसे कुछ लिस्ट वहां बताई है। तो इसके अनुसार इसीलिए हम उसको 7 दिन नहीं देते हैं, ओनली 2 days विद इन वीक, है ना। 7 दिन में सिर्फ 2 बार इसको देना है, जिससे हम उसमें रहे हुए बहुत सारे मल्टीन्यूट्रिएंट्स को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सके और अपना जो इनफर्टिलिटी की जो एक मैकेनिज्म है उसकी संप्राप्ति का विघटन हम बहुत अच्छी तरह से कर सके। नेक्स्ट स्लाइड, इसको विष नाशन भी बताया है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है बीबीटी चार्टिंग। ये जब गुजरात से निकलने के बाद मुझे यहाँ राजस्थान में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिले कि दे हैव नो इकोनॉमिकल साउंड कंडीशन, है ना, दे आर नॉट एबल टू डू द फॉलिकुलर स्टडी एंड हाउ वी कम टू नो अबाउट द ओवुलेशन डे, है ना, हमें कैसे पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं। अगर आपके पेशेंट्स के पास एबिलिटी है, वो फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं, है ना, तो वेल एंड गुड। मगर मैं चाहूंगी कि भाई हम ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें कि जिनके पास पैसों की गुंजाइश नहीं होती, जिसके कारण वो चिकित्सा नहीं ले पाते, है ना। मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैडम गुंजाइश नहीं थी। एक इनफर्टिलिटी की पहली विजिट 15 से 20 हजार रुपए तक के टेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो हम तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और सरकारी में 1-2 बार दिखाया, वहां से रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं चाहती हूं कि भी हम ऐसी ऐसी विधाओं को आगे लेके आए कि जहां पेशेंट्स की एबिलिटी नहीं रहती है वहां भी हम उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सके, है ना। तो यहाँ मैंने एक चार्ट जैसा बताया है, डेट टाइम टेम्परेचर एंड सिम्टम्स, है ना। तो वॉट एवर सिम्टम्स प्रेजेंट एट मॉर्निंग टाइम, जब वो उठते हैं सुबह तो किस प्रकार का वहां सिम्टम्स रहता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे बताते हैं कि सिर में दर्द है, पिंडलियों में काफ मसल पेन है, आलस बहुत आता है ना, उल्टी जैसा होता है, उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि जल्दी सुबह हो गई, है ना। तो ऐसे जो जो भी सिम्टम्स मिलते हैं वहां आप पहले उसको लिखेंगे, और जब इनफर्टिलिटी की मेडिसिन लिखते हैं ना उसमें उसको थोड़ा कंसीडर करिए। जैसे पेशेंट ये कहती है कि भाई मुझे ऐसे लगता है कि शरीर बॉडी एक कर रहा है, शरीर दुख रहा है ना, तो तुरंत ही मैं आगे आपको प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन में बताऊंगी कि रात का खाना कितने बजे तक है। रात का खाना 10 बजे है, तो रात का खाना 10 बजे खा के उसमें से अगर उचित रस धातु नहीं बनी तो आम बनता है। आम बनेगा तो क्या होगा, सुबह तो आलस आनी है, शरीर में दर्द होना ही है ना। और देखिए कि हम जो दवाई देते हैं इनफर्टिलिटी के लिए वो क्या करती है, शरीर में जाके धातु साम्य करती है।
तो धातु साम्य क्रिएट करने वाली दवाई के साथ साथ अगर ऐसी चीज हो रही है कि जो लगातार आम बना रही है, तो हमारी दवाई का रिजल्ट बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि भाई लेक्चर तो मेरा है, मगर हो सकता है कि मेरे से, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां जानते हो, शायद मेरे पास ना हो वो ज्ञान, है ना। क्योंकि ये ऐसी ही फील्ड है जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उसके पास इतना ज्यादा ज्ञान। तो कई बार हम सोचते हैं कि सेम दवाई, सेम डायग्नोसिस इस पेशेंट में काम कर गया, तो इस पेशेंट में क्यों नहीं कर रहा है काम, है ना। तो वहां हमें ये रेजिम बहुत ज्यादा, मैंने देखा कि जैसे मेरे पास वो पेशेंट आई 10 साल की फाइल लेके, कोई आयुर्वेदिक के पास भी गई है, उसी आयुर्वेदिक की वही दवाई मैंने चला दी, मगर साथ में ये प्रोटोकॉल पे डाल दिया, पेशेंट कंसीव्ड, समझ रहे। तो इस तरीके से जो भी हम औषध देते हैं, जैसे पीसीओडी है, पुष्पधनवा रस दिया, पीसीओडी है, हमने दशमूलारिष्ट और कुमारियासव दिया, है ना। पीसीओडी में ओलिगोमेनोरिया है ना। ओलिगोमेनोरिया मानी 35-40 दिन के बाद मेंसेस आती है, तो हमने उसको रजोप्रवर्तिनी वटी दी, मगर प्रीवियसली उसी वटी का 20-30 दिन बाद रिजल्ट आता था, मगर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल उस पेशेंट में अर्ली रिजल्ट मिलता है ना। तो इस तरीके से हम जो भी दवाई यूज करना चाहते हैं पर्टिकुलर इनफर्टिलिटी के वेरियस कॉज के अनुसार, तो ये कहीं ना कहीं उसकी अपलिफ्टमेंट कर देती है ना, उसको नजदीक लाती है करेक्शन के, है ना। तो इस तरीके से डेट इसको पेशेंट को बताती हूँ कि जब तक यूपीटी पॉजिटिव ना आ जाए, मानी टेस्ट में 2 लाइन ना आ जाए, तब तक ये लगातार करना है ना। तो डेट, उठने का टाइम, बहुत ज्यादा उठने का टाइम में इतना वेरिएशन मिलता है ना। ज्यादातर इनफर्टिलिटी के पेशेंट 8-9 बजे उठते हैं, है ना। तो 8 बजे उठ के कौन सा धातु साम्य रहता है, शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक का तो सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में ठीक से हार्मोन्स निकले, क्वालिटी ऑफ द ओवम मेंटेन हो, उसके बाद कंसीव हो, तो फिर बच्चा ना आईयूजीआर में जाए, ना प्रीटर्म में जाए, ना एबॉर्शन में जाए, कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो वहां हम 8 बजे उठना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं कम से कम पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको सूर्योदय तक तो उठना ही चाहिए, सूर्योदय से 5 मिनट पहले, है ना। सूरज को आगे ना जगाना पड़े कि मैं आ गया उठ जा, है ना। आप सूरज को जाके बताओ कि मैं उठ गई हूं, तू भी आ जा, है ना। तो ये चीज बहुत ही बढ़िया पेशेंट्स करते हैं। और इसमें भी जब हम चेंज करते हैं कि भाई मुझे तो 7:30 बजे उठने की आदत है, तो हाउ टू कम टू नॉर्मल टाइम, है ना। तो पादांशिक क्रम हम सभी जानते हैं, मगर उसको अप्लाइड फॉर्म में लेके आना है बस, कि भाई इसमें 3 दिन 7:15 बजे उठना है, फिर 3 दिन 7 बजे उठना है, फिर 3 दिन 6:45 मानी 6:45 उठना है, 3 दिन 6:30। तो 15 दिन के पादांशिक क्रम में अपथ्य विहार को छोड़कर पथ्य विहार पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज्यादा हैप्पी रहती है, और इसका कहीं ना कहीं कहाँ रिजल्ट आएगा, क्वालिटी ऑफ द ओवम में रिजल्ट आएगा, है। तो इस तरीके से पादांशिक क्रम का हम यहाँ अप्लाइड फॉर्म में, है ना, लेके आते हैं, और पेशेंट्स बहुत हैप्पीली उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से जब तक चाहे मेंसेस डेज है नहीं है, उनमें हमने ये बीबीटी, बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग को मेंटेन करना है। और यहाँ एक चीज ये है कि भाई थोड़ी सी जो बात बताते हैं ना उसमें, कि सुबह उठते ही करना है, बिना ब्रश करे, बिना कुल्ला किए, है ना। जमीन पे पैर नहीं रखना है, आप जहां सोते हैं वहां पीलो के पास ही आपको डिजिटल थर्मोमीटर मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि एक बार महिला उठ गई ना तो गीजर चालू करना है, दूध वाला आ गया, उसको ये करना है, टेम्परेचर भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए उनको स्ट्रिक्टली कि जमीन पे पैर नहीं रखना है, सबसे पहले डिजिटल थर्मोमीटर से उसको नापना है, वहीं एक डायरी या कागज रख के उसमें नोट करना है ना। तो इसी तरीके से हम तो यहाँ जयपुर में बना के देते हैं पेशेंट को कि ये तुम्हारा टेबुलर फॉर्म है, इसमें आपने लिखना है ना। और इसमें आप सभी को पता ही है कि बाइफेजिक मिलेगा, एस्ट्रोजेनिक फेज अलग मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन फेज अलग मिलेगा, है ना। उस तरीके से फिर हम LMP से बैक 14 दिन जाके उसके ओवुलेशन डे का डिटेक्ट कर लेते हैं। और ऐसे 3 महीने का अगर हमें मिल गया तो हम उसके एवरेज निकाल लेते हैं। तो चौथे महीने में अगर कोई मानसिक उतार चढ़ाव नहीं रहे, है ना, कोई ऐसे घर में कुछ अनहैपनिंग हो गई, दूसरी तीसरी ऐसी टेंशन नहीं रही, तो वो उसी दिनों में मिलता है ओवुलेशन। तो ये हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और मीनवाइल कभी पेशेंट एकाध सोनोग्राफी की अगर जुगाड़ कर सकती है तो हम फिर उसको सजेस्ट कर देते हैं कि अच्छा फॉलिकुलर स्टडी में आज हम देख लेते हैं कि फॉलिकल 18 mm का है 16 mm का है। तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा पैसे भी बचा लेते हैं और पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरा ओवुलेशन डे इससे डायग्नोज हो रहा है ना। पेशेंट जब एजुकेटेड होता है तो बहुत हैप्पीली उसको एंजॉय भी करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस तरीके से हम यहाँ बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग का इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी दिनचर्या, जहां हम प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन की बात कर रहे थे, उसके लिए मैं करती हूं कि प्रातः काल उठने से लेके शयन तक, सोने तक की आपकी दिनचर्या क्या रहती है। और ये चीज है ना, मैं अभी एक डिसर्टेशन करवाई तो उसमें तो मैंने इसी तरीके से A4 साइज के कागज में सोने तक का टाइम डलवा दिया था। तो पेशेंट को सिर्फ सामने लिखना है। अगर पढ़ी लिखी पेशेंट नहीं है तो मुझे मीन्स हम पीजी स्कॉलर या मैं खुद लिखते हैं, और अगर पेशेंट अच्छी पढ़ी लिखी है तो फिर वो खुद लिख लेती है कि अच्छा मैं इस समय ये करती हूँ। तो इससे क्या पता है कि जैसे 5 बजे उठना चाहिए, ठंड है तो 6 बजे, है ना, 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है। तो कब कब क्या क्या चीज किया, कब खाना पीना, ब्रश करना, स्नान करना, घर का कामकाज, सर्विस का टाइमिंग, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में एवरेज क्या है। तो आप देखिए कि मेहनत तो बहुत है मगर रिजल्ट एक्सेलेंट है। जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि ऐसी तो हम 2 पेज की मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें अगर जैसे मुझे अभी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की मैं बात करूं तो ज्यादातर क्या मिलता है कि मैडम 25 साल से 12 महीना 1 कटोरी मानी 200 ग्राम दही खा रही है, वो नहीं उसको पिंपल्स है, नहीं उसको कोई हिर्सुटिज्म है, नहीं उसको पीसीओडी है, मगर कंसीव नहीं कर रही है। ट्यूब दोनों ओपन है, अभी 6 महीने पहले ही HSG करी थी। तो समझ रहे कि कोई एपरेंट कोज ही नहीं है वहां। सीमेन एनालिसिस बहुत अच्छा है। तो जब आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कह दिया कि वसंत, शिशिर और ग्रीष्म में गर्हितम, दही ना खाए, तो मीन्स नहीं ही खाना है वो, मगर महिला तो खा रही है लगातार। तो ऐसी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। 9 बजे खाना खा के 9:45 बजे 10 बजे दूध पीने वाली मैक्सिमम महिला है। आप देखिए कि स्टमक में तो सब कुछ फूल पड़ा है भाई, उसमें नमक भी है, टमाटर भी है, क्या पता कड़ी कोफ्ता ही खाया है, मगर मैं तो रात को भी दूध पी के ही सोती हूं। तो इस तरीके से क्या होता है, चरक संहिता सूत्र स्थान के अनुसार वो विरुद्ध आहार हो जाता है, अध्यशन हो जाता है, और दूध और वो पहले वाला भोजन नहीं पचा हुआ दोनों मिलके बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं कि शरीर उसको यूटिलाइजेशन में, करेक्शन में ला ही नहीं पाता। और हम क्या सोचते हैं, पुष्पधनवा रस ने इस बार काम नहीं किया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज यहाँ दिनचर्या में मिल जाती है, विहारजन्य मिल जाती है, आहारजन्य मिल जाती है ना। तो मैं चाहूंगी कि हम सारे मिलके, जब चरक ने सबसे पहले ये कहा संक्षेप्त क्रिया योगो निदानस्य परिवर्जनम, है ना, चरक ने कहा कि आए तो अशोकारिश लिख दो और ये लिख दीजिए, पुष्पधनवा रस लिख दीजिए, कांचनार गुग्गल पीसीओडी है ना। चरक सिम्स लिख के जाता ना, फिर क्यों चरक संहिता लिखता, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं जो हम जानते ही हैं सभी, उसको सिर्फ अप्लाइड फॉर्म में लाना। परिवर्जनम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरीके से जो 2-4 पॉइंट्स थे, इसमें कुछ आप और भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करने हैं तो चरक संहिता विमान स्थान 8वां अध्याय रोग विषयक जीतिया, जिसमें वात, पित्त और कफ प्रकृति के गुण लिखे हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, मगर इतना ओपीडी में समय नहीं रहता है। तो मैंने ऐसे ही दिनचर्या के कुछ पॉइंट्स यहाँ गिनवाए हैं कि जैसे सड़ रसाभ्यासो बल कराणाम, है ना। तो जैसे जहां पेशेंट को आदत नहीं है ना, जैसे कि भी मैं ये दाल तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, हरी सब्जियां में ये नहीं खाती हूँ, और करेले की सब्जी मैंने जिंदगी में कभी चखी नहीं, मैं पसंद नहीं करती हूँ, है ना। तो चरक संहिता सूत्र स्थान 25 में लिख रखा है सड़ रसाभ्यासो बल कराणाम। तो बल कराणाम का अर्थ ये नहीं है कि अपने को पहलवानी होना है। बल का यहाँ अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं हम कि ऑल ओवर सारी सिस्टम का बल, यानी नेचुरल एबिलिटी टू कंसीव भी उसमें आ जाता है
तो इसलिए मैंने देखा कि जो पेशेंट कहते हैं ना मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, मेरा ऐसी नेचर नहीं है, वो जल्दी कंसीव हो जाती है। मगर जिसने कहा ना कि नहीं नहीं दही के बिना तो मैं प्लेट हाथ में नहीं लेती हूँ, पहले दही लेती हूँ, पहले अचार चाहिए ही चाहिए, है ना। यहाँ जैसे राजस्थान में टपोरे की सब्जी, टपोरे माने मिर्च की सब्जी, हरी मिर्च का कुछ काट के बनाते हैं तो उसको टपोरे की सब्जी बोलते हैं। तो आप जहां काम करते हैं ना वहां की आपको खान पान की मेथड भी पता होनी चाहिए थोड़ी सी, कि क्या लोग पसंद करते हैं। जैसे मैंने राजस्थान में आने के यहाँ के सारे लाइक डिसलाइक लोगों के क्या रहते हैं वो समझे पहले, है ना, क्योंकि गुजरात से काफी भिन्नता है यहाँ। तो टपोरे की सब्जी सबसे ज्यादा होती है ना। तो इस तरीके से यहाँ हमें षड्रसाभ्यासों का एक बार मोटा मोटा अंदाजा, है ना, एक क्वेश्चन के रूप में हो जाए तो हम क्या उसको ये बता सकते हैं कि ऑल ओवर दिस इज द रीजन, है ना, और उसको हम करेक्शन में ले सकते हैं। कई बार पेशेंट ऐसे पूछती है, मैडम 2 महीने से टपोरे की सब्जी नहीं खाई और अभी बच्चा नहीं लगा, है ना। वो तो सोचते हैं टपोरे की सब्जी छोड़ी तो तुरंत होना चाहिए भाई, है ना। तो मैं वहां एक क्लैरिफिकेशन देती हूँ, मैंने कहा बेटा नीचे से गैस बंद कर दिया मगर रोटी का तवा तुरंत नहीं पकड़ सकते, है ना, हाथ जलेंगे। कहते नहीं देखिए मैडम गैस तो बंद है, अब पकड़ लो हाथ से। मैंने कहा कहां से पकड़े भाई, बहुत गर्म है, उसको ठंडा होने में कुछ समय लगेगा। तो सेम उसी तरीके से जो तूने 15 साल से टपोरे की सब्जी खाई है, उसके जो टॉक्सिन्स है, उसकी जो गलत चीजें हैं, वो सारी जगह सर्कुलेशन में 5 लीटर खून में घूम रही है ना। और एक डायलिसिस तो है नहीं कि इसमें इधर से मशीन में डाला, इधर से टपोरे की सब्जी हटा के वो बढ़िया खून निकल आया, है ना। तो इट विल टेक्स टाइम, है ना। तो कहीं ना कहीं हम पेशेंट को कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ समझाते हैं तो वो बहुत कूल भी रहते हैं और हमें अपने साइंस की अप्लाइड फॉर्म में बड़ा आराम मिलता है, मदद मिलती है। दधी प्रयोग का मैंने थोड़ा सा बता ही दिया। आचार मिर्च मसाले बहुत घर में राजस्थान में बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना। तो वहां भी आप उसको थोड़ा रेक्टिफिकेशन से करेक्शन में ला सकते हैं। चाय कॉफी का बहुत सेवन होता है, ग्रीन टी ने तो धमाका कर रखा है ना। पतला होना है तो ग्रीन टी, है ना। तो पेशेंट जानबूझ के 2 कप ज्यादा पीते हैं, है ना। तो वहां भी मैं उसको 100% बंद करवाती हूँ और इसकी जगह मुनक्का, सौंफ और छोटी इलायची वाला दूध देती हूँ। ये पैथोलॉजी को बहुत ज्यादा जल्दी से करेक्शन में लाते हैं, है ना। तो आपको और कोई दीपन पाचन वातानुलोमन उदावर्त हर ऐसा कोई द्रव्य मिलता है तो हम उसका भी उपयोग वहां कर सकते हैं। दिवा स्वप्न बहुत ज्यादा आदत है ना। तो दिवा स्वप्न कफ कर है और कहीं ना कहीं अग्नि को दूषित करता है। अगेन रस धातु की उचित उत्पत्ति में हमें अच्छा नहीं रहता। तो ये सब देखते हुए दिवा स्वप्न कब से करना, कब से चालू है, तो इसको कैसे करेक्शन में लाना, तो सेम वही चीज है ना, कि जहां हमने उठने का पादांशिक क्रम रखा था इसी तरीके से दिवा स्वप्न में भी धीरे धीरे उसको हटवाना है। और दूसरा उसमें मैं एक चीज बताती हूँ कि भाई बहुत अच्छी स्लैंटिंग चेयर में बैठे बैठे झपकी ले लीजिए। तो लगभग सारे पेशेंट्स को एक, क्योंकि शरीर को आराम करने की आदत है ना, एक झपकी नहीं ली तो फिर उनको शाम को बहुत ज्यादा लेथार्जिक महसूस होता है, क्योंकि कई सालों से आदत है दिवा स्वप्न की। तो वहां हम इस तरीके से अगर आरामदायक कुर्सी में किसी टेबल के ऊपर पैरों को फैला के अगर हम उसको झपकी लेने के लिए कहते हैं तो वो नई रुक्ष होती है, नई स्निग्ध होती है, हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से ली हुई झपकी बहुत अच्छी रहती है। और स्वभाव तो इतना बढ़िया रहता है ना कि किसी पेशेंट में कितने समय में कंसीव होगा। उसके लिए कि मैं पूछती हूँ, मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हें डांट पड़ गई, कब तक याद रखोगे? कहते मैडम जाती नहीं दिमाग से बात, वे हाउ यू डेयर, मगर वो सासू ने बोला है तो कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। तो वो मन ही मन में रहती है। उस पेशेंट्स को कंसीव होने में बहुत देर लगती है। मगर जो पेशेंट कहते हैं ना मैडम ठीक है हो गया, क्या उखाड़ लोगे, चल हटा, तो वो पेशेंट में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो यानी मन का सौमनस्य रहना, है ना, मन की प्रसन्नता बने रहना बड़े ज्यादा जरूरी है। और इसी पॉइंट में थोड़ी सी काउंसलिंग भी एज पर नीड, है ना, आपको कितनी नीड लग रही है पेशेंट के लिए, है ना। जैसे पेशेंट इतना दुखी होकर सुनाती है ना ये चीज, तो फिर मैं उसको कहती हूँ, मैंने कहा बेटा, मिस पेशेंट का कहना ये होता है कि मैडम मैं अच्छी तरह से बिहेव करती हूँ मगर उनका फलाना इस रिलेशन में बिहेव मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा बेटा करेला ही रहता है। मैंने कहा करेला इज द कोड वर्ड, है ना। मैंने कहा जैसे ही ऐसा हो ना इंसिडेंस तो करेला ऐसे मन में 1-2 बार बोल लिया कर,
कि करेले को 3 महीने शहद में डुबो, करेला कड़वा ही रहता है भाई, वो कभी मीठा नहीं हो सकता, उसकी तासीर ऐसी है। तुम ये चाहती हो कि मैंने अच्छा किया तो वो भी अच्छा किया, भाई तुम्हारी तासीर ये है, उसकी तो नहीं है ना। तो पेशेंट्स को पता है उस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत हेल्प हो जाती है ना, कि भाई नहीं उसको जिंदगी से हटा सकते, इसको इसी तरह कैरी फॉरवर्ड करना है, तो क्या है, करेला है भाई। तो कहीं ना कहीं हमारी औषधि ने जो धातु साम्य किया है वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होता फिर, है ना। वरना आप सोचिए कि चरक संहिता सूत्र स्थान में सौमनस्य गर्भ धारणा नाम क्यों बताते चरक, जबकि वही चरक संहिता सारी स्थान में ये बताते हैं योनि प्रदोषात मनसो अभितापात शुक्र अशुक आहार विहार दोषात अकाल योगात बल संशयात च गर्भम चिरात विंदती, गर्भ देर से धारण होता है। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है, चरक को सारे पॉजिटिव फैक्टर पता थे, मगर चरक फिर भी एक फैक्टर को गिनवाना जब अग्रय वर्ग में चाहते हैं तो सौमनस्य गर्भ धारणा नाम विषय पर बोलते हैं। यानी स्त्री के मन की प्रसन्नता बहुत ज्यादा गर्भ धारण करने में मायने रखती है, और वो हमें पेशेंट्स के साथ जब हम हिस्ट्री लेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, निदान परिवर्जन करेंगे, तो उस समय आपको उसका चेहरा पढ़ते पढ़ते समझ में आने लग जाएगा कि ये एंग्सियस है ना, ये इस तरीके से बिहेव कर रही है, पूछो तो एक ही बात 4 बार बोलती है, भाई वो समझ लिया, भाई नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, है ना। तो उसके ऊपर से आपको उसके अनुसार, है ना, बहुत सारे आप कर भी लेते होंगे अच्छी। तो मैं बस ये सिर्फ मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें उसको इस तरीके से वहां पॉजिटिविटी से लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो जिसमें हमें बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिल सकता है ना। नेक्स्ट एक छोटा सा था कि प्लेसिबो प्रूव्स द वेरी गुड रिजल्ट्स। साइंस टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये थी ऐसे कि एंथुजियाज्म ऑफ द डॉक्टर कैन गिव द पिल एक्स्ट्रा किक, है ना। जब हमारा डॉक्टर्स का एंथुजियाज्म होता है तब हम पेशेंट के अंदर एक किक की तरह बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से प्लेसिबो में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ सभी चिकित्सक को आयुर्वेद की इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के अप्रोच के लिए इस वाले इनफर्टिलिटी प्रोटोकॉल में, है ना, ऐसे हम अगर प्रोसीड करते हैं, इसको लागू करते हैं, है ना, तो हमें बहुत बढ़िया, है ना, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि हम सारे चिकित्सक, है ना, बहुत अच्छे एंथुजियास्टिक रहे और हम इस इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को यहाँ करेक्ट करने में उसका बहुत अच्छा हम फायदा ले सकते हैं, है ना। तो अगर कुछ अभी क्वेश्चन है ना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप स्लाइड हटा सकते हैं ना, स्लाइड हटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेतल दवे मैम का। मैम, इट वाज सच अ वंडरफुल फैसिलिटेशन। वी हैव हमने तो इट इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम जब हम इस तरीके के आयुर्वेद फैसिलिटेशंस हमें सुनने का मौका मिलता है। वी आर रियली थैंकफुल। हम लोग बहुत बहुत आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं कि मैम ने, क्योंकि हम सभी लोग ऑलमोस्ट सभी लोग BAMS हैं और कुछ लोग MD हैं, क्वालिफाइड है और सभी ने संहिताएं पढ़ रखी है, बट हाउ वी हैव टू अप्लाई इट, किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे पेशेंट्स पर होना है, ये मैम के द्वारा हमें समझाया गया है। मैम, दिस वाज रियली वेरी गुड, इंस्पायरिंग एंड जिस तरीके से प्रैक्टिकलिटी पे मैम ने बात करी है, वी आर रियली ओवरवेल्म्ड। तो अभी हमने एक छोटा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, तो विद इन 5 मिनट्स अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो पीपल कैन अनम्यूट देयर माइक्स एंड आस्क वन बाय वन। जिनके भी डाउट्स हैं, इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर रिगार्डिंग द टॉपिक, तो आप लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज आर वेलकम। मैम के द्वारा ये क्वेरी सॉल्व की जाएंगी एंड इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट सेशन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट। मैं चाहूंगी कि इसमें ना चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, तो हाँ जी यस, तो चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं पढ़ती जाती हूँ और उसमें से मैम रिप्लाई कर लेंगे। यस 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 जी। सोमेन मिश्रा जी, सर आप टाइम बचेगा।
जब तक आप क्वेश्चन पूछते हैं तब तक कहीं मध्य का रिलेशन है क्या? जी, मध्य का कहीं रिलेशन है क्या? मध्यम सोमनस्य जन्नानाम, सोमनस्य गर्भकराणाम, मध्यम सोमनस्य जन्नानाम, अच्छा, कहीं रिलेशन है क्या? नहीं, मैं तो अभी मना ही करूंगी, क्योंकि चरक ने खुद कहा है कि भाई इतने गुणों के बावजूद भी बुद्धिमान लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, है ना। चरक तो मना ही करते हैं, तो इसलिए गुण तो बताए हैं। मध्यम सोमनस्य जन्नानाम लिखा है ना, मध्यम सोमनस्य जन्नानाम। नहीं, आपने पता है मिस, देखिए इसमें क्या होता है पता है कि मुझे माफ करना, मेरे अपने विचार है ऐसे कि कई बार हम कोई चीज को पढ़ते हैं ना, जैसे कमल ककड़ी ले लीजिए, कि कमल ककड़ी में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, इनफर्टिलिटी में भी कामयाब है, गर्भस्रावपात में भी बताई है, मगर मैं उसको वीकली ट्वाइस ही लेती हूँ। क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस ऐसा मिलता है कि जहां चरक जी ने खुद कहा ये नित्य सेवनीय नहीं है ना। तो इस तरीके से मैं उसका कहीं नहीं बताया, मगर मेरा अपना वो थोड़ा मॉडिफिकेशन है कि चरक जी ने अगर कुछ बोला है तो मैंने उसको उसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपने शायद मध्य का पूरा चैप्टर पढ़िए एक बार, है ना। चरक खुद लिखते हैं कि हाँ इसमें गुण है, इतने हैं, मगर बुद्धिमान व्यक्ति को उससे दूर रहना चाहिए। तो मैं नहीं समझती हूं कि भाई इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए हम मद्य को रिकमेंड कर दे सौमनस्य के लिए, है ना। तो ये थोड़ी गलत बात है। तो इसलिए सारी चीजों को इकट्ठे लेना चाहिए, है ना। जैसे भी दुग्ध है कि दुग्ध है तो गो दुग्ध लेना चाहिए, एक सामान्य नियम है। तो अब दुग्ध में हर एक जगह गो दुग्ध नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद की विशेषता है कि सूत्र रूप में बहुत अच्छी डिटेलिंग कर रखी है ना। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जौ का सत्तू मधु सर्पिभ्याम, है ना, कि भाई घी और शहद के साथ उसको आलोडित करके पिए, पाना या प्रयच्छेद ऐसे करके लिखा है, मगर कहीं नहीं लिखा है कि असमान मात्रा में ले, घी और शहद असमान मात्रा में ले, उस रेफरेंस में नहीं लिखा है। मगर स्टिल मैं फॉलो करवाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स इसमें कुछ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि ये प्रोटोकॉल इसी तरीके से बोलना है और इसी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में लिखना है। मैंने उसके नियम बना रखे हैं, ये इसी तरीके से जाना चाहिए। तो घी और शहद असमान मात्रा में अमृतकारी होता है, ये और जगह लिखा हुआ रेफरेंस है, मगर हम उसको यहां उठा के अप्लाई करते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं चाहूंगी कि सौमनस्य के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, वॉट एवर इंसिडेंट्स हैपन या हैपनिंग इन हर लाइफ, उसकी क्लैरिफिकेशन, है ना। बहुत बार व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नजरिया समझने की दृष्टि मिल जाती है, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी से धातु साम्य में आती है, ऐसा मेरा अनुभव है ना। तो इस तरीके से हम वहां सौमनस्य के लिए उस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी मैं पहले इसीलिए कह रही थी कि मेरे पास बहुत अल्प ज्ञान है, हो सकता है कि इसीलिए चरक ने कहा पुरुषम पुरुषम विक्ष, है ना, कि भी हम बहुत तरीके से चीज कर सकते हैं। जैसे मसालेदानी एक ही है, मगर जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं, मगर मेरी माँ और मेरी दादी बनाते हैं ना, तो उंगलियां बर्तन सब चाट जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है, जबकि मसालेदानी एक ही है ना। तो बस वैसी बात है चिकित्सा में, वही है, अश्वगंधा, शतावरी, लोद्र, नागकेसर, कहरवा पिष्टी वही रहती है ना। मगर हम किस भावना से, कितनी काउंसलिंग के साथ, किस डोज में, भोजन पूर्व या भोजन पश्चात कैसे लिखते हैं, किस अनुपान और सहपान के साथ लिखते हैं, है ना, तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए मैं तो अपना भी ज्ञान वर्धन करना चाहूंगी कि भाई किस तरीके से मैं भी सीख लूं इसी चीज से, तो आगे हम बहुत सारे पेशेंट्स का और भी फायदा कर सके। हाँ हेतल जी, एक पेशेंट है, उसका लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब तो टोटल ब्लॉक है और राइट में लगभग 90% ब्लॉक है। तो क्या उत्तर बस्ती के प्रयोग से जी उस
ब्लॉकेज को दूर किया जा सकता है। पेशेंट की उम्र भाई साहब क्या है? पेशेंट की उम्र 32। अच्छा, पेशेंट की उम्र अभी फेवरेबल है ना? यही चीज 40 के आसपास होती तो थोड़ी दिक्कत रहती है। हाँ। तो पेशेंट में सबसे पहले मैं चाहूंगी, मेरे पास काफी पेशेंट है जो ट्यूबल ब्लॉकेज और हाइड्रोसाल्फिंग्स के हैं खासकर, तो इसमें मैं सबसे पहले पंचकर्म रिकमेंड करती हूँ। पहले बलदेव सर यही थे तो हम दोनों का यूनिट बहुत अच्छा था कि सर पंचकर्म वाला संभालते थे, मैं इधर वाला संभालती थी। तो अभी हम पंचकर्म विभाग का ही यहाँ से मैं सहारा ले लेती हूँ कि हम वहां उनको पंचकर्म के लिए भेजते हैं, पति पत्नी को साथ भेजते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों की शुद्धि हो जाती है जैसे चरक संहिता सारिस्थान 8 में कहा है। और उसके बाद एक बार हम योग बस्ती कर ले और नेक्स्ट मंथ से फिर अगर हम उसकी उत्तर बस्ती करते हैं तो ज्यादातर बला तेल अथवा तो ये अपामार्ग क्षार तेल, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं जामनगर में पढ़ रही थी तब ट्यूबल ब्लॉकेज में 95% अनुमानतः ट्यूब क्लियर हो जाती थी, यानी ओपन हो जाती थी, है ना? जबकि राजस्थान में 35% है। तो यानी किसको हो रहा है, प्रदेश कैसा है, रोगी का देश मानी रोगी का शरीर कैसा है ना? ऐसे बहुत सारे फैक्टर काम में आते हैं, एनालिसिस में आते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं कि भाई हाँ खुल जाएगी, मगर हम कह नहीं सकते कि भाई उत्तर बस्ती से हो ही जाएगा, है ना? मगर हम ट्राई कर सकते हैं एक बार बहुत अच्छी, ऐसा करना ठीक रहेगा। ठीक, बाद में इस विषय पर बात करेंगे आपसे। जी भाई साहब जी। हाँ जी, एक डॉक्टर अर्चना जैन जी ने पूछा है कि व्हाट इज द सफरिंग फ्रॉम द रिकरेंट एबॉर्शन, है ना? हाँ, इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री है तो एक योग बहुत अच्छा है, मधुकम शाक बीजम पयस्या सुरदारुच, है ना? मधुकम मधुयष्टि, शाक बीज सांगवान के बीज, पयस्या से हम उसकी दलहन की टीका पढ़ने के बाद अश्वगंधा प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में ले सकते हैं निबंध संग्रह पढ़ के। और मधुकम सागर पयस्या सुरदारू देवदारू, ये चारों चीज समान मात्रा में 1-1 ग्राम तो 4 ग्राम हो जाएगा। गर्भस्त्रावे पयोयुता सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 10वां अध्याय गर्भिणी व्याकरण का ये रेफरेंस है। सेम रेफरेंस हृदय संग्रह भाव प्रकाश योग रत्नाकर सभी ने दिया है, क्योंकि ये जो 9 महीने की 9 चिकित्सा के योग बताए हैं वो एक्सीलेंट है। और मैंने अपनी जिंदगी में सबको बहुत सारे पेशेंट्स को दिए हैं, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स है ना वो भी इसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं और वो सारे मुझसे उसके रिजल्ट शेयर करते हैं कि मैम इट्स अमेजिंग, है ना? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो आप भी करके देखिए, साथ में ये प्रोटोकॉल को अपना लीजिए और जहां भी आपको धातु वैषम्य कर भाव या आहार लगते हैं उनको डिलीट कर दीजिए, है ना? और डिलीट करते समय ये चीज है, जैसे पेशेंट का मनोभाव का बड़ा ध्यान में रखती हूँ, है ना? जैसे एक पेशेंट थी हाईली क्वालिफाइड एंड कमिंग फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, है ना, यानी हाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो जैसे वो आई ना, मैंने कहा ये रजस्वलाचर्या है, जौ का सत्तू, ओहो ये खाना पड़ेगा। मैंने कहा देवी तू कुछ मत कर, है ना, तू खुश रह ले। तो मेरा ऐसा एनालिसिस है कि भाई जब पेशेंट को ऐसा लगता है ना ओहो आहा, तो मैंने कहा तू कुछ मत कर भाई, है ना, तू सामंजस्य को हील कर। तो बिना रजस्वलाचर्या भी अच्छे रिजल्ट है, समझ रहे हैं आप कि भाई रजस्वलाचर्या करके वो हाई हाई करने लग जाएगी तो क्या फायदा उस रिजल्ट का? कोई फायदा नहीं है ना? तो इसके अच्छा है कि भाई तू सुखी रह ले, मन प्रसन्न रख तेरा, क्योंकि सौमनस्य गर्भ धारणा नाम के लिए पहले सौमनस्य जरूरी है। रजस्वलाचर्या तो अब तुम नहीं कर पा रही है तो क्या कर सकते हैं, है ना? तो ओहो आहा नहीं होनी चाहिए कि भाई अरे ये भी करना पड़ेगा, अरे कहाँ फंस गए, तो फिर रहने देना चाहिए। तो बस ऐसा सोचते हुए अगर हम गर्भिणी वंध्यत्व का प्रोटोकॉल करें और साथ में मधुकम शाक बीजम पयस्या सुरदारुच का उपयोग करें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है और रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है अर्चना जी, आपको शायद आंसर मैंने ओके रहा होगा, है ना?
दूसरा डॉक्टर साहब, डॉक्टर ऋषु जी पूछ रहे हैं ऐसे, मोस्ट डिफिकल्ट विद द सिंपलीफायर which are Miss, out of so many points, which point is so much important? ऐसा ऋषु जी पूछना चाह रहे हैं शायद। तो ये सौमनस्य है, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया ही, है ना, कि मुनक्का नहीं खाए चलेगा भाई, कमल ककड़ी की बीज सब्जी या सूप तेरे से नहीं बन सकता, तेरे को हैवी महसूस होता है कि वो हो कहाँ बनाऊंगी, घर में मेरे सिवाय तो कोई खाता भी नहीं है, कोई लाइक भी नहीं करता है, तो और वर्किंग वुमन है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कुछ मत कर, मैंने कहा देवी खुश रह ले, तो बहुत ही बढ़िया है। बस सौमनस्य का, इसीलिए चरक सूत्र 25 का उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, कि इतने सारे कारण उन्होंने खुद बताए कि सौमनस्य गर्भधारणा नाम, तो हमें उसी को सबसे पहले देखना चाहिए, है ना। और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो बस ये है कि भाई जहां हम आर्तव दृष्टि का एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, उसके ऊपर कभी एक सिंगल भी हो सकता है, मगर पॉइंट्स टेक टू होम में मैं बताना चाहूंगी, इनफर्टिलिटी प्रोटोकॉल के समय अगर आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट आया है और उसमें अगर आर्तव दृष्टि है ना, कि जैसे वर्ण में कालापन है, ब्राउनिशनेस है, दर्द के साथ आती है, 1 या 2 दिन ही आती है, कम आती है या ज्यादा दिन आती है, ज्यादा मात्रा में आती है, तो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि इसमें हम अगर उसी पॉइंट की पहले चिकित्सा करें, है ना, चाहे फलगृत भी न दे, यानी वंध्यत्व की चिकित्सा ना करे, जस्ट करेक्शन करे आर्तव दुष्टि का, है ना, तो न अति बहु न अति अल्पम आर्तव शुद्धम आदिशेत, है ना, ऐसा जो कहा गया है, निष्पिच्छल दाहार्ति कहा गया है। तो अगर हम उस पे काम करते हैं, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि जहां मैंने इनफर्टिलिटी की कोई दवाई नहीं दी, है ना, मधुकम शाक बीजम भी नहीं दिया, मगर उसको जो आर्तव दृष्टि थी, जैसे कृष्ण वर्णिता थी, मैंने उसी की दवाई दी, है ना, जैसे गंवारी और मुदक पर्णिका, क्षीरपाक, अष्टांग संग्रहकार ने दे रखा है अष्टार्तव दृष्टि में, वात्तिक आर्तव दृष्टि में, वो दिया, विद इन 2-3 मंथ्स वो कंसीव हो गई। तो बीज की शुद्धि के ऊपर अगर हम सभी ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि हम प्रेगनेंसी को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। पीसीओएस में जो सजेशन के लिए ये है कि हम अगर इनफर्टिलिटी प्रोटोकॉल को करें, है ना, और जैसे मैंने अभी कहा कि पीसीओएस है तो उसमें क्या मिलता है, ओलिगो मिलता है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ एमेनोरिया मिलता है या ओलिगोमेनोरिया मिलता है ना, और इस तरीके से अगर हमने वहां किसकी चिकित्सा करनी है, आर्तव दुष्टि की चिकित्सा करनी है ना, और इसके लिए आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि हमने क्या करना होता है, धातु साम्य क्रिया युक्ता तंत्रा से प्रयोजनम, कुछ भी करके भाई नमक हल्दी मिर्च हम कितना भी डालें, टेस्ट बढ़िया मिलना चाहिए, बस उससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम वहां जैसे ओलिगोमेनोरिया है, तो उसमें जैसे मैं यहाँ जयपुर में लिखती हूँ अजमोदादी प्लस टंकण लिखती हूँ। अब क्यों लिखती हूँ, क्योंकि ओपीडी में फ्री मिलता है, जयपुर में आने से पहले कभी नहीं लिखा था, मगर पेशेंट के पास पुष्प धनवा रस के पैसे नहीं है, दशमूलारिष्ट और कुमारी आसव वो खरीद नहीं सकती, तो क्या करूं फिर मैं, है ना। तो मैंने ओपीडी की सारी फ्री दवाइयों का विश्लेषण किया और इसमें मुझे सबसे ज्यादा दिल आ गया अजमोदादी टंकण पे। टंकण आर्तव प्रवर्तन कराता है, अजमोदादी वात कफ शामक है, बहुत सारे वातिक डिसऑर्डर में है, तो क्या नहीं वाताद्रते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति, चाहे पीसीओडी है चाहे और चीज है, क्या हो रहा है, वायु की दृष्टि है वो, और वायु को अगर हम साथ में लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है करेक्शन में। तो इसलिए अजमोदादी टंकण इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर पीसीओडी, है ना। तो इसमें बस ये है कि ओवुलेशन जैसे ही हो गया, उसके बाद हम इसके साथ साथ फन टेस्ट और स्पिनबार टेस्ट भी यहाँ करते हैं जयपुर में, तो हमें जैसे ही फन टेस्ट डिसअपियर होता है, मैं अजमोदादी टंकण बंद करवा देती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि या तो आप बीबीटी से इसकी इवोल्यूशन करें और या तो फिर फन टेस्ट कर ले, है ना। तो फन टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि जो म्यूकस है वो कोपियस नहीं रहता, स्कैंटी हो जाता है, थिक हो जाता है, तो इट मीन्स के प्रोजेस्टेरोन फेज स्टार्टेड, है ना। तो इस तरीके से हम वहां पीसीओडी की मैनेजमेंट कर सकते हैं,
है ना। तो इसके सिवाय एलुआ घन बहुत अच्छा रहता है, अकेला कुमार यासव बहुत अच्छा रहता है। मगर जब पीसीओडी के साथ पित्त दुष्टि के भी लक्षण है तो फर्स्ट वी शुड गो फॉर द पित्त दुष्टि चिकित्सा, है ना। अविपतिकर, कामदूता, सुपशेखर या बहुत सारे अच्छे द्रव्य आप भी जानते होंगे, है ना। ऐसा कोई भी पित्त शामक, जैसे सौंफ मुझे सबसे बढ़िया लगती है, सौंफ का कोल्ड इन्फ्यूजन, है ना। सौंफ को वैसे ही दिन भर में बहुत बार खाना और गर्म चीजों का सेवन बंद कर देना, है ना। तो ये बहुत अच्छी करेक्शन देता है। तो इस तरीके से मैं चाहूंगी कि हम आयुर्वेद के चिकित्सक पेशेंट की तासीर क्या है, पेशेंट की सोच विचार की मेथड क्या है, पेशेंट दिवा स्वप्न कैसा करता है ना। किसी की डांटी हुई बात कब तक याद रखता है ना। जैसे किसी को डांटी हुई बात बहुत देर तक याद रहती है, मैं उसको मधुयष्टि पक्का देती हूँ, गोक्षूर मधुयष्टि का क्षीर पाक, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि यष्टि मधु मेत्य द्रव्य है। पेशेंट कहती है कि मैं भूलना चाहती हूँ, मगर भूला नहीं जाता भाई, क्या करे, निकलती नहीं है दिमाग में। मधुयष्टि का क्षीर पाक दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, है ना। और कुछ हमारी काउंसलिंग, कुछ हमारा सपोर्ट, है ना, तो पेशेंट बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ, है ना, सिर्फ ये ना सोचे कि ये चीज है इसकी दवाई क्या है, इसके बदले हम ये सोचे कि ऑल ओवर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट क्या है। जैसे मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट को एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जैसे एक घर में आतंकवादी घुस गए, उसने बंधक बना रखा है, तो हम क्या क्या चीज सोचते हैं कि जखीरा कितना है, माल सामान कितना है, कितने बंधक है, कितने खिड़की दरवाजे हैं, किस किस जगह से जाया जा सकता है, फिर घेराबंदी करते हैं। तो कुछ नियम तो कॉमन काम में आ सकते हैं, मगर एवरी टाइम सेम प्रोटोकॉल से हम उस स्थिति का करेक्शन नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट में है, चिकित्सा में है, कि अगर हम एक ही बना देंगे कि पीसीओडी इसी से ठीक होना चाहिए, नहीं होता है भाई, है ना। जो मेरा अनुभव है कि मैं सेम दवाई लिख दूं, नहीं होता है। तो फिर सोचना पड़ता है ना कि ऐसा क्या हो गया भाई, उस पेशेंट में ये दवाई इसी डोज में 1.5 महीने में काम तो कर गई थी भाई, इसमें क्यों नहीं। तो उस फैक्टर को ढूंढने में थोड़ा सा समय लग जाता है ना, और उसमें हमें उसका करेक्शन का वो मिलता है। तो हम एक सामान्य प्रोटोकॉल सभी पेशेंट्स के लिए लागू नहीं कर पाते हैं, है ना। वरना आप सोचिए कि रोगी परीक्षा विधि चरक जी इतनी बड़ी क्यों लिखते, है ना। चरक जी भी तो खुद लिख सकते थे कि अशोकारिष्ट 20 ml इतना दे दीजिए, है ना। कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी उनको लिख के जाने चाहिए थे, ये करीब करीब ये 10 प्रिस्क्रिप्शन है, थोड़े से आप बना लेना, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, है ना। तो इसका मतलब ही ये है कि ये वैविध्यपूर्ण व्यवसाय है और उसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी से मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाते हैं, है ना। तो मैं समझती हूँ कि जितना मौलिक सिद्धांत में जैसे डॉक्टर बलदेव सर कर लेते हैं ना, इवोल्यूशन, त्वचा रुक्ष है ना, श्लक्षण है, मैं तो नहीं कर पाती हूँ इतना ज्यादा। मुझे जब चाहिए तब मैं पेशेंट को उधर ही भेजती हूँ कि प्रकृति दिखा के आ पहले, फिर बाद में करेंगे कुछ। तो मैंने इसीलिए ये थोड़े से पॉइंट बताए, और यही पॉइंट मैं ओपीडी में देखती हूँ। जैसे मेरे स्टूडेंट कुछ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इसके सिवाय हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ही करा जाता है, रिजल्ट मिल जाता है ना। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ उसके ऊपर ना जाए, है ना, हम उसके लक्षणों पे जाए, उसके दिनचर्या पे जाए, उसके मानसिक थिंकिंग प्रोसेस कैसा है उस पे जाए, है ना, तो वहां से करेक्शन बहुत अच्छा मिल जाता है। जो मेरा 22 साल का अनुभव रहा, जैसे अच्छा ये तो मेरी स्टूडेंट है डॉक्टर ज्योति जैन, ओवेरियन सिस्ट, बच्चे तूने ही पूछ लिया। ये लोग क्या सोचेंगे, कहते 3 साल में भी पढ़ा के नहीं भेजे। चलो इस दोनों का आंसर एक ही है, मैं फिर से एक बार ज्योति रिपीट कर देती हूँ, है ना। हो सकता है कि तुमने फिर से, पता है बाहर के माहौल का बड़ा असर है ना, कि जैसे मैं यहाँ ओपीडी में, है ना, इतने साल से एक ही राग अलाप रही हूँ, हेतु लिंग औषध, हेतु लिंग औषध, हेतु निदान, है ना। देखिए कि भाई सुबह उठना क्या सही है,
है ना। पता है बहुत सारी महिला सुबह उठती है 5 बजे मगर ब्रश 10 बजे नहाते हुए करती है। मैंने कहा क्यों देवी? टाइम ही नहीं है भाई, सुबह उठते ये करना ये करना ये करना, बच्चे का टिफिन, पतिदेव का टिफिन, ये वो, फिर 10 बजे स्नान करती है तब करती है उसका ब्रश। मैंने कहा नहीं, सुबह 2-4 मिनट लगाइए, क्योंकि उसी से दंत धावन से आपका पूरा ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। जब चरक ने कह दिया, सुश्रुत ने कह दिया, वाग्भट ने कह दिया कि दंत धावन सबसे पहले होता है, मलत्याग दंत धावन, तो वो वही होना चाहिए, वही सिस्टम्स को ठीक रखता है ना। तो आप सबसे पहले दिनचर्या ठीक कर लीजिए, यानी हेतु निकाल दिया आपने। दूसरा, लिंग दिखाइए। ओवेरियन सिस्ट को नहीं देखना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है दूसरे एक्सपीरियंस से भी किसी किसी को मिल जाता हो रिजल्ट, है ना, मगर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ओवेरियन सिस्ट मत देखिए, उसको ये देखिए कि डिस्मेनोरिया है, उसको ये देखिए कृष्ण वर्ण की आर्तव दुष्टि हो रही है, उसको ये देखिए कि हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, खाना नहीं हजम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है। हेतु लिंग दोनों को देख के औषध की सिलेक्शन करिए। और एक्सेलेंट रिजल्ट इन ओवेरियन सिस्ट, चाहे इंडोमेट्रोटिक सिस्ट, चाहे सीवियर डिस्मेनोरिया, चाहे एडेनोमायोसिस, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। हेतु देखिए, लिंग देखिए, औषध देखिए, है ना। जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म है, इसका एक मैं केस बता देती हूँ। डॉक्टर श्वेता पटेल ने पूछ रखा है ना। जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म है ना, पता है ये बात मेरे टीचर ने जामनगर में मुझे कही थी कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू चरक। देखो कितनी बड़ी बात है भाई, आप चरक को कुछ भी पूछ सकते हो। तो जब बलदेव सर की वहां सिलेक्शन हो गई, वो हरियाणा गए डायरेक्टर बन के, फिर एक पेशेंट आई हाइपोथायरॉइडिज्म की। सामान्य रूप से हाइपोथायरॉइडिज्म में पंचकर्म करके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसका वमन विरेचन ऋतु के अनुसार या वैसे करवा दीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। थायरोक्सिन की दवाई इमीडिएटली बंद हो जाती है, चाहे वो 100 ले रही हो, 50 ले रही हो, कुछ भी ले रही हो। तो अब सर तो उधर चले गए, हाइपोथायरॉइडिज्म का केस आ गई। मैंने कहा क्या करेंगे, पंचकर्म का तो अपना एस्टेब्लिशमेंट सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो मैंने उसको कहा, उसने मुझे ये पूछा था कि हैव यू एनी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म इन आयुर्वेदा, आई डोंट वांट टू टेक द थायरोक्सिन ऑल ओवर द लाइफ, है ना, मुझे नहीं लेनी भाई, आपके पास कुछ है तो बताइए। मैंने कहा बिल्कुल है। तो तब मेरी एक आदत है कि मेरे टीचर ने अगर मुझे कुछ भी कहा ना, तो मैं मानूं या ना मानूं या देर से मानूं, मैं उसको याद पक्का रखती हूँ। ये चीज टीचर ने बोली थी, मगर हम अच्छे बच्चे नहीं हैं, हमने अब तक नहीं मानी इसको। ध्यान रखती हूं मैं कि यार माननी चाहिए, समय मिले तो जरूर करेंगे, टीचर ने ये कह रखा है। तो मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि बेटा कुछ भी चरक को पूछ लो। आज मैं वही चीज आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल 100% बात है कि आप चरक को पूछ लीजिए, चरक आंसर करता है भाई, उससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ। उठा उठा के जो पूछना है पूछो। तो मैंने कहा चलो फिर चरक को पूछते हैं कि चरक जी थायराइड हार्मोन नहीं बनाए, चरक जी TSH का इवोल्यूशन नहीं बनाया। पेशेंट तो आके पूछ रही ना, हम क्या करें बताइए। हम तो आपके फॉलोअर हैं और ब्लाइंड फॉलोअर हैं, हम तो आप ही की चीज करना चाहते हैं, मगर हाइपोथायरॉइडिज्म की दवाई कैसे डिसाइड करेंगे। तो मेरे टीचर ने कहा था कि जब भी आप चरक को पूछना चाहे तो आपने A4 साइज के कागज में अपना क्वेश्चन लिखना है और चरक के 120 अध्याय पढ़ने हैं। पहले अध्याय से हमने शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, 120 ही तो पढ़ने हैं, पढ़े जाएंगे थोड़े दिनों में, है ना। तब तक पेशेंट की इवोल्यूशन, ये वो काउंसलिंग, इन सब के ऊपर हमने डाल दिया। 2-3 दिन का टारगेट रखा कि एक बार फटाफट निकालेंगे चैप्टर। और मैं सोच रही थी पढ़ते पढ़ते कि 119 चैप्टर अभी बाकी है, कब तक मिलेगा आंसर, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और वो गुरुजी को फोन करेंगे, गुरुजी आपने कहा था, हमने पूछा, चरक जी ने जवाब नहीं दिया। बनती है ना बात भी, गुरुजी का जब हमने अब तक याद रखा 20 साल बाद भी, तो गुरुजी को तो बोलना ही बनता है कि गुरुजी ये तो जवाब नहीं मिलता, आपने तो कहा था कि चरक बोलेंगे। तो हमने पढ़ना शुरू किया और पहले ही चैप्टर में हेतु लिंग औषध वाला श्लोक पढ़ा मैंने कहा गजब, ये तो इधर ही आंसर है ना। चरक जी कह रहे तेरे दिमाग में तो घुसती नहीं बात, मैं तो सारी लिख के गया हूं। यदि आस्ति यदन्नत्र यन्यहस्ति त्वत्कचित, जो कुछ भी है इधर है। तो इस पेशेंट का, जो हाइपोथायरॉइडिज्म की मेरी पहली पेशेंट थी, 2015 की बात है, 2016 की बात है, तो उसको मैंने हेतु निकाले। दिन में सोने की आदत बंद करो, लगातार दही सुबह नाश्ते में खाना बंद करो। ऐसे जो जो भी हमें अग्नि मान्य कर
और कफ कर आहार विहार रखे हमने सारे बंद करवा दिए। हाइपोथायरॉयडिज्म को हमने लिया ही नहीं कंसीडर में, हेतु को लिया, फिर लिंग को लिया। लिंग में उसके पास थे सिम्टम्स, दो थे, एक तो था ओलिगोमेनोरिया, 40 दिन में मेंसेस आती थी, और दूसरा स्कैंटी आती थी। पहले वो 4 दिन खुल के आती थी, अभी ओनली 2 days, ओनली 2 पैड, मगर सेकंड डे तो 1 पैड जैसा ही, मगर वो 6-8 घंटे में बदल देती थी, इसलिए 2 पैड, बट नॉट फुल्ली सॉफ्ट, पूरे खराब नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, चरक के पास पेशेंट आती तो चरक क्या करते, पहले हेतु निकालते, फिर चरक क्या करते, लिंग निकालते। चरक क्या लिखते, जो मेंसेस 40 दिन में आती है उसको 28 दिन में आने की चिकित्सा लिखते, दूसरा फूल कराने की लिखते, 2 ही तो लिखते। इट मींस के आर्तव रूपी उपधातु जो एक्सटर्नल ब्लड फ्लो बाहर निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा, कम निकल रहा है, स्कैंटी है ना। तो वो जो चीज अंदर रह गई वो उसने गर्भाशय की अशुद्धि कर दी, है ना। तो आप आज चरक से भाव प्रकाश का श्लोक पढ़िएगा, जीरकम त्रित्रयम कटु उष्णम विदाही पीतलम गर्भाशय विशुद्धि कारकम, ऐसे उसके गुण लिख रखे हैं। तो गर्भाशय को अपने को शुद्ध करना है, क्योंकि उपधातु की अच्छी उत्पत्ति नहीं हो रही है तो अशुद्धि अंदर रह गई है। तो मैंने उसको 3 प्रकार के जीरा, सफेद जीरा, काला जीरा मानी शाह जीरा, और मंगरेल है ना, ये तीनों लिख दिया। मैंने कहा 100 ग्राम लो और 300 ग्राम हो जाएगा, कूटो पीसो, और राजस्थान थोड़ा गर्म भूमि है तो उसको भोजन के बाद जल से बता दिया, और TSH एक लेटेस्ट करवा लिया 8.1, और फिर उसको दे दी ये दवाई। तो कभी वो भूल गई, कभी शादी में गई, कभी ये गई वो गई, है ना। तो 1 महीने में 150 ग्राम खिलाना था, 2 महीने में 300 ग्राम खाना था, तो 2.5 महीने में खा के मेरे पास आई। तो वो काफी परेशान थी, क्योंकि थायरोक्सिन तो लगातार लेनी है, तो वो उसको आयुर्वेद का थायरोक्सिन समझ रही थी। ये तो मैंने रेगुलर लिया नहीं। तो जैसे ही उसने काफी परेशानी से कहा कि नहीं मैडम अभी 2 महीने और खाऊंगी फिर कराऊंगी, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, है ना, तो मैं नहीं कराऊंगी। मैंने कहा बेटा करा ले, ठीक आएगा। यही तो कमाल है। मैंने कहा थायरोक्सिन थोड़ी है, लो ना लो इधर उधर चल जाता है। मैंने कहा तो मम्मी की तरह है। और उसने टेस्ट करवाया, सीधा विद इन नॉर्मल लिमिट 4.1, तो सब क्लिनिकल से बिल्कुल विद इन लिमिट, है ना। तो कितनी बढ़िया बात है ना। तो हेतु, लिंग, औषध, चाहे इंडोमेट्रोसिस है, चाहे एडेनोमायोसिस है, चाहे ओवेरियन सिस्ट है, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है, चाहे कुछ है, हेतु देखिए, लिंग देखिए, औषध सिलेक्ट करिए। तो मुझे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। और चरक जी की कही हुई बात भी बेकार नहीं जाती कि चरक ने खुद कह दिया, है ना, यदि आस्ति यदन्यत्र यन्यहास्तित्वत् क्वचित्, है ना। तो वो डायलॉग है ना कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो हम किसी की नहीं सुनते, ये चरक का डायलॉग है। कमिटमेंट हो गई, बेटा मिलेगा तो इधर ही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। पढ़ने की आवश्यकता है। तो चरक जी का डायलॉग है कि कमिटमेंट हो गई, मुनक्का फलों में श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ ही है, चाहे तुम दुनिया घूम के आ जाओ वही श्रेष्ठ मिलना है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलना चाहिए। निदान परिवर्जन करवाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम चरक को फॉलो करते हैं ना तो चरक जी हमें बड़े आशीर्वाद देते हैं कि चल मेरा बच्चा मेरा कहाँ मान रहा है। संक्षिप्त क्रिया योगो निदानस्य परिवर्जनम, कि हम पहले औषध के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सबसे पहले चरक जी ने कहा है कि निदान परिवर्जन सोचिए सबसे पहले, तो हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो जैसे मम्मी पापा का कहा करो तो देखो बच्चों पे कितना प्यार आता ही है। मैं माँ हूं तो मुझे पता है कि बच्चा अगर कहा माने तो उस पर तो पूरे आशीर्वाद बरसते हैं अपने। क्या हाँ, आज तो सुबह उठ के नहा के पूजा करके बच्चा बैठा हुआ है पढ़ना है, बड़ा अच्छा ही लगता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो मुझे लगता है चरक भी तो मम्मी पापा है, वो भी तो खुश होते होंगे। अच्छा इतने साल बाद भी ढंग से पढ़ रहा है बच्चा और मान भी रहा है। तो मुझे लगता है कि हम उस आशीर्वाद से लाभान्वित होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जितने सहज तरीके से और विद एग्जाम्पल का उदाहरण हम लोगों को मैम ने इतनी कठिन चीजों को एकदम सिंप्लीफाइड वे में बताया है,
वी आर रियली लकी इनफ कि आज मैम के ज्ञान की वर्षा हम सब पर हुई है, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं और निश्चित ही कहीं ना कहीं हम सभी का कौशल का विकास हुआ है। और आज की ये जो कौशल विकास कार्यशाला रखी गई है उसका उद्देश्य भी निश्चित ही पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ी हुई है